हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं एमएससी फाइनल ईयर का ऑर्गेनिक सिंथेसिस का अपन नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट लेक्चर तक अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना, जैसे टारगेट मॉलिक्यूल, रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस, रेट्रोसिंथेसिस एरोज, सिंथोन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। यहाँ तक अपन ने काफ़ी डेफिनेशंस वगैरह कुछ एग्जांपल्स के साथ अपन ने पढ़ ली थी। कुछ डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली थी, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस उन पर भी बेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपसे डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। सिंथोन क्या है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है, तो नॉर्मल ये डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। साथ में ही आज मैं जो नेक्स्ट चीज़ करवा रहा हूँ, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन आते हैं। आपसे जनरली क्या होते हैं, सिंथोन्स दे दी जाते हैं और उन सिंथोन से आपसे पूछ लिए जाते हैं कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होंगे। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर ये सिंथोन दे दिया, इससे पूछ लिया आपको कि क्या क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे R+ दे दिया, आपसे पूछ लिया कि कौन कौन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनते हैं। तो वो चीज़ों का आपका उसका भी नॉलेज होना चाहिए, साथ में डेफिनेशंस को भी आपका पता होना चाहिए। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो विथ डेफिनेशन आप उसका क्या करो, आंसर दो। तो चलिए अपन नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। पहला अपन पढ़ रहे हैं सिंथोन के बारे में। सिंथोन जैसे अगर आपको ये सिंथोन मिले R+ है, क्या मतलब है, R है कोई एल्किल पार्ट। एल्किल कौन सा पार्ट, एल्किल पार्ट ये कोई रिंग का पार्ट नहीं होगा, ये होगा नॉर्मल एलिफेटिक कोई हाइड्रोकार्बन्स होंगे। क्या होंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नॉर्मल चैन वाले। साइक्लिक सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर जो R स्टैंड कर रहा है सिर्फ इसके लिए स्टैंड कर रहा है, एल्किल पार्ट के लिए स्टैंड कर रहा है, नॉट फॉर एरल। एरल पार्ट के लिए ये स्टैंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इसके लिए कर रहा है, एल्किल पार्ट के लिए। बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आपको सिंथोन मिले R+, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर आपको उस कार्बन एटम पर प्लस चार्ज मिल रहा है तो वहाँ आप उस प्लस पे जोड़ोगे, ऑब्वियस बात है। सिंथोन तो वो अपने पास होगा ही, उससे अपने को सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाना तो ऑब्वियस बात है। उस पर अपन क्या जोड़ेंगे, कोई नेगेटिव पार्ट जोड़ेंगे। तो इस R+ पे नेगेटिव क्या क्या जोड़ सकते हैं, क्या क्या वैलिड है, आप Br- जोड़ सकते हो। जैसे Br- जोड़ोगे ब्रोमाइड आयन बन जाएगा RBr। आप उस R+ पे आयोडाइड आयन भी जोड़ सकते हो I-। जैसे आप I- जोड़ोगे R+ पे तो बन जाएगा Ri। ठीक है, ऐसे ही आप उस पर Cl- क्लोराइड आयन जोड़ सकते हो, बन जाएगा RCl। और ऐसे आप टोसलेट आयन जोड़ सकते हो, OTS मतलब टोसलेट आयन। ठीक है, MSc प्रीवियस में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जैसे आप OTS- इस पर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ROTS। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये बनते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट या रिएजेंट, क्योंकि आपको पता है सिंथोन कैसी होती है, आयनिक स्पीसीज होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाली। और जैसे उनको न्यूट्रल अपन बना लेते हैं, तो जैसे उन पर क्या है, कोई अपन अदर स्पीसीज जोड़ के उनको जैसे अपन न्यूट्रल बना लेते हैं, तो वो न्यूट्रल स्पीसीज क्या होती है, अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहलाते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक बता दिया था। नेक्स्ट अपना आता है, अगर आपको R- कहीं पे मिले, ठीक है, वही हाइड्रोकार्बन पार्ट है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पार्ट है, नेगेटिव चार्ज आपको मिले तो उस नेगेटिव पे आप क्या जोड़ोगे, कोई पॉजिटिव पार्ट जोड़ोगे। पॉजिटिव आप कौन कौन से जोड़ सकते हो, आप MgBr+ जोड़ सकते हो, तो क्या बन जाएगा RmGbr, या कहूँ यही क्या अपना ग्रिग्नायर रिएजेंट है। ठीक है, आपको पता है ग्रिग्नायर रिएजेंट में क्या होता है, एल्किल पार्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, जो बाकी पार्ट है मेटल विथ मेटल पार्ट है वो पॉजिटिव होता है। ऐसे ही आप क्या जोड़ सकते हो R- पर Li+ लिथियम प्लस, और क्या बन जाएगा, एल्किल लिथियम। और एल्किल लिथियम अपना क्या होता है, सुपर ग्रिग्नायर रिएजेंट होता है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट अपन देख सकते हैं, जैसे इसी टाइप से इस R- पे आप क्या जोड़ सकते हो, CuLi भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट भी कैसा पॉजिटिव पार्ट होता है, तो ये क्या बन जाएगा, डाई एल्किल क्यूप्रिक लिथियम बन जाएगा। ठीक है, जनरली CuLi नहीं होता, वो क्या होता है RCuLi+, ये वाला पार्ट होता है। तो ठीक है, ये प्लस वाला पार्ट क्या होता है, जनरली जुड़ता है इस R- पे, तो क्या बनता है R2CuLi। ये अपन ऑर्गेनोमेटिक केमिस्ट्री में अपन सीखते हैं। तो ये कुछ इस टाइप के ऑर्गेनोमेटिक रिएजेंट्स बनते हैं, या कहूँ सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स अपने को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको इस टाइप का कोई आपको मिले सिंथोन, ठीक है, तो वो सिंथोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट में, यानी कीटोन का फॉर्मेशन वो कर लेगा। ध्यान में रखिएगा, जनरली कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ से एक H+ रिमूव होता है, और वो H+ रिमूव जैसे ही होगा तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। और इस ऑक्सीजन पे जैसे माइनस चार्ज आएगा और ये कार्बन का प्लस आपस में क्या कर लेगा, इंटरेक्ट करके क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इतना अपने को डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको इस टाइप का सिंथोन मिले तो उनसे बनने वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये होगा अपना एपॉक्सीरेन, या इसको अपन एपॉक्साइड भी अपन बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिक ईथर भी अपन इसको बोलते हैं। इस टाइप से अगर आपको ये सिंथोन मिले तो इस सिंथोन से क्या कर सकते हो, आप इस टाइप का सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो। अब ये भी कैसे बना, सपोज कीजिएगा इस R+ है, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा सिंथोन में इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, जबकि यहाँ क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड। तो सपोज कीजिए यहाँ डबल बॉन्ड कैसे बना होगा,
एक ही सूरत में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इंटरेक्ट होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ नेगेटिव कैसे आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा जब यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं दो, उस हाइड्रोजन में क्या होगा, H+ की फॉर्म में वो बाहर निकल जाएँ। आई बात समझ में? तब क्या बनेगा अपना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्ट होकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप का अगर आपको सिंथोन मिले, ठीक है, जहाँ ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है और उस कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट अटैच टू कार्बन, उस पर नेगेटिव अगर चार्ज हो तो यहाँ आप क्या क्या जोड़ सकते हो, आप एक छोटा चार्ज जोड़ सकते हो, H+ जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हैं, H+ जोड़ते हैं CH3 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से अपन क्या जोड़ सकते हैं, इसी टाइप से अपन यहाँ पर जोड़ सकते हैं, कोई ये वाला पार्ट भी अपन जोड़ सकते हैं इसी वे में, ठीक है। ये भी पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, COO इस टाइप वाला पार्ट, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर। आई बात समझ में? इसी टाइप से यहाँ पर, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इस ग्रुप का डिफरेंस है, ये क्या है, एथॉक्सी ग्रुप, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ होता है, बाकी सेम एज इट इज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको ये कुछ सिंथोन्स आपको पता होना चाहिए और इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको पता होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट अप्रोच की। देखिए लास्ट लेक्चर तक अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक डिस्कनेक्शन वर्ड आया था और एक फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन आया था। मैंने आपको बताया था कि डिस्कनेक्शन क्यों ज़रूरी है और FGI क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट से आपको रिएक्टेंट बनाना है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड आपको सीखनी है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना आना चाहिए। और उसकी दो प्रोसेस होती हैं, एक तो डिस्कनेक्शन होती है, एक फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि डिस्कनेक्शन आपको डायरेक्ट देख के पता नहीं चलेगा। डिस्कनेक्शन और FGI दोनों की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ही अपन डिस्कनेक्शन सीखते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन सीखते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें सीखी जाती हैं उनकी गाइडलाइन के बेसिस पर। तो अब चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कुछ गाइडलाइंस डिस्कनेक्शन की। अगर वो गाइडलाइंस आपने सीख ली तब पर्टिकुलर कहीं अपने को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपनी क्या है, गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉर चूजिंग डिस्कनेक्शन। ये गाइडलाइंस आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, और ये आपने सीख ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल डिस्कनेक्शन के एग्जाम्पल में आप कहीं से आसानी से डिस्कनेक्ट करवा सकते हो किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल को। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपने वो करना है, फाइंड आउट फंक्शनल ग्रुप इन टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल में आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करना है या फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम आपका ये होगा, जो भी आपको टारगेट मॉलिक्यूल दिया होगा उसमें आप क्या डिटरमाइन फाइंड आउट करोगे, फंक्शनल ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एस्टर भी हो सकता है, ठीक है, एमाइड भी हो सकता है, जनरली आपको एमीन्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, आपको थायो ईथर भी मिल सकता है, ठीक है, आपको ईथर भी मिल सकता है। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप एटसेट्रा कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, जनरली ये फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट होते हैं और यही आपको मिलते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, एस्टर, एमाइड, एमीन, थायोथर, ईथर एटसेट्रा। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स आपको जनरली कुछ देखने को मिलते हैं, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, पहला पॉइंट तो ये है, आपको एक टारगेट मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। सबसे पहले कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ है वो आप ढूंढ लोगे। सेकंड बात है व्हेन टू पार्ट्स जॉइंड बाय ए हेटेरो एटम, जब दो पार्ट्स किसी एक हेटेरो एटम से जुड़े हुए हैं। हेटेरो एटम का मतलब यहाँ पे क्या है, आपने पूरी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है। उस हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सभी क्या हैं, हेटेरो एटम्स ही तो होते हैं, ठीक है भाई। जैसे बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग और पिरिडिन में, बेंजीन और पिरिडिन में क्या फ़र्क है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि बेंजीन में जो 6 कार्बन होते हैं और पिरिडिन में क्या होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, और बेंजीन का एक कार्बन हटके पिरिडिन में उस कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन लग जाता है, तभी पिरिडिन क्या बन गया, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन चुका होता है। तो जो भी कार्बन को हटके इस टाइप के कोई एटम्स लगते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो वो हेटेरो एटम्स कहलाते हैं या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। उनसे बने हुए कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो व्हेन टू पार्ट्स जॉइंड बाय हेटेरो एटम, जब दो पार्ट्स इस टाइप इन हेटेरो एटम्स से अटैच्ड होंगे या जॉइंड होंगे, डिस्कनेक्ट नेक्स्ट टू द हेटेरो एटम, तो आपको डिस्कनेक्शन कहाँ से करवाना है, उन हेटेरो एटम से जस्ट जो नेक्स्ट कार्बन होगा वहाँ से आप डिस्कनेक्ट करवा दो, ठीक है। आई के पास में जैसे मैं बात करूँ, जैसे मेरे को कार्बन है, ये कोई ऑक्सीजन है, ये कोई कार्बन है, अब आप सोच लोगे कि हाँ ये हेटेरो एटम आ चुका है, तो इस हेटेरो एटम और इस कार्बन के बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करवा सकते हो, या फिर इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बॉन्ड को भी डिस्कनेक्ट करवा सकते हो। ये बात ध्यान में थोड़ा रखिएगा, अपन सीख लें, एग्जाम्पल्स करेंगे अभी अपन। आप तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखो कि कैसे याद रखनी है और इनको अप्लाई कैसे करना है। पहला फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन, दूसरा आप हेटेरो एटम चेक कीजिए और उस हेटेरो एटम से जस्ट नेक्स्ट कार्बन है वहाँ से आप डिस्कनेक्ट करवा दीजिए, डिस्कनेक्शन करवा दीजिए।
नेक्स्ट अपनी बात आती है डिस्कनेक्शन मस्ट करस्पॉन्ड टू द रिवर्स ऑफ रियल एंड वर्केबल। देखिएगा डिस्कनेक्शन कई बार ऐसा होता है, डिस्कनेक्शन 2-3 तरीके से डिस्कनेक्शन हो जाता है और उनसे अपने को क्या होता है रिएक्टेंट भी मिल जाते हैं। लेकिन अपने को रिएक्टेंट कैसा चाहिए, अपने को एक ऐसा रिएक्टेंट चाहिए जो रियल हो, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता हो, ऐसा रिएक्टेंट अपने को चाहिए। ठीक है, वरना तो ऐसी प्रोसेस भी होती है, ऐसे भी डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं आपकी, आपको रिएक्टेंट भी मिल जाएगा, आप सोचोगे कि रिएक्टेंट मिल गया है अपने को तो हो गया काम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, रियल एंड वर्केबल होना चाहिए। रियल वर्केबल से देखिए क्या मतलब है। ठीक है, जैसे मैं अगर बात जैसे एक पॉइंट और देख लेते हैं फिर साथ ही सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कनेक्ट रिएक्टिव ग्रुप। रिएक्टिव ग्रुप फर्स्ट, सबसे पहले आपको वहाँ से डिस्कनेक्शन करवाना है, वो ग्रुप आपको हटाना है जो ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप। जैसे मैं बात करूँ, अगर आपके टारगेट मॉलिक्यूल में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तब आपको ये कंडीशन लगानी है। जैसे एमिनो ग्रुप आ गया, ठीक है, और एक आ गया मान लीजिए ईथर ग्रुप आ गया, तो एमिनो ग्रुप और ईथर ग्रुप कहाँ से आप डिस्कनेक्शन पहले करवाओगे, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप होगा वो डिस्कनेक्ट होगा पहले। क्यों? टू फॉर्म नॉन एंड वेल रिएक्टेंट, ताकि वो एक ज्ञात और एक अच्छा रिएक्टेंट वो बना सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए ए और बी को दो रिएक्टेंट है और आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट सी बना रहे हैं। इस जनरल अपन आज तक रिएक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन सिंथेसिस में अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस में अपन पढ़ रहे हैं कि अपन सी से ए और बी बनाएंगे, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएंगे। अब सपोज कीजिए पहले हुआ क्या, पहले ए और बी रिएक्ट हुए और प्रोडक्ट सी बनाया था। ए और बी ने रिएक्ट किया, क्यों किया, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव थे, अनस्टेबल थे और रिएक्टिव ज़्यादा थे। रिएक्टिव मतलब ज़्यादा क्रियाशील थे, ज़्यादा विक्रिया करने वाले थे, तो जल्दी से रिएक्शन की उन्होंने और प्रोडक्ट सी एक स्टेबल प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, तो अब आप सी से ए प्लस बी बना रहे हो, सी से यानी प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट बना रहे हो, तो आपको क्या चाहिएगा कि आप सी को ऐसी जगह से तोड़ो जो ज़्यादा रिएक्टिव हो, तभी तो ये रिएक्टिव स्पीसीज वापस बनेंगी। आई क्या बात समझ में? इसी वजह से अपन क्या कर रहे हैं, अपन रिएक्टिव ग्रुप्स को सबसे पहले डिस्कनेक्ट करेंगे। ओके, ऑलराइट, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, रिएक्टिव ग्रुप को आप सबसे पहले डिस्कनेक्ट करोगे। रिएक्टिव कैसे पहचानेंगे वो भी अपन एग्जांपल्स में सीख लेंगे, कैसे कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको डिस्कनेक्शंस के रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहला आपको फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना, फाइंड आउट करना है। देन आप उसमें जो भी हेटेरो एटम होगा उससे नेक्स्ट कार्बन से उसको डिस्कनेक्ट कीजिए। अब आपको यहाँ तक तो बात है, जब एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएँ तो आप क्या करोगे, तब आप उन दो, जैसे दो फंक्शनल ग्रुप आ गए तो उन दो में आप देखोगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, वो पहले रिएक्ट करेगा और पहले डिस्कनेक्ट होगा। ठीक है, वो डिस्कनेक्ट क्या होगा, वो डिस्कनेक्ट फर्स्ट होगा, पहले डिस्कनेक्ट वो होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से आपको अप्रोचेस और ज़्यादा क्लियर होंगी। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल अपना आ रहा है, पहला एग्जाम्पल है रेट्रोसिंथेसिस ऑफ 2,4-D। देखिएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन डेफिनेशंस पर आ सकते हैं जो अपन ने पीछे पढ़ी है, क्वेश्चन आ सकता है गाइडलाइंस पर आ सकता है, डिस्कनेक्शन की गाइडलाइंस लिखी। इन हर गाइडलाइंस में आपको एग्जाम्पल्स विथ एग्जाम्पल्स करना पड़ेगा। ठीक है, यह एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक सीधा एक क्वेश्चन दे दे कि आप रेट्रोसिंथेसिस ऑफ 2,4-D कीजिए, तो आपको इन ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो आपको इन क्वेश्चंस में क्या है, आपको नेमिंग भी पता होना चाहिए और उस नेम की आपको स्ट्रक्चर भी आनी चाहिए। अब 2,4-D क्या है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। 2,4-D जनरली क्या होता है, 2,4-D सोचिए क्या होता है 2,4-D, मैंने आपको बताया था 2,4-डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में। तो चलिए अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसका सिंथेसिस अपन करते हैं, सॉरी रेट्रोसिंथेसिस अपन इसका करते हैं। ये होता है अपना, इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर होती है जनरली, एक कार्बन यहाँ और एक COH ग्रुप यहाँ। ये आपका होता है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। जनरली अपनी चीज़ अपन पढ़ते हैं। अब आप ये अपना क्या है, रेट्रोसिंथेसिस आप करवा रहे हो, इसका मतलब ये अपना क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट है। अब इसका डिस्कनेक्शन की बात आती है, इसका डिस्कनेक्शन करवा रहे हो आप तो आपको एरो कैसा लेना पड़ेगा, रेट्रोसिंथेटिक एरो। ये बात भी ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों के मार्क्स कटते हैं। आप एरो कैसा लगा रहे हो, रेट्रोसिंथेसिस करवा रहे हो, इसका मतलब रेट्रोसिंथेटिक एरो यूज में लेना है। बात आती है फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कीजिए सबसे पहले टारगेट मॉलिक्यूल में। फंक्शनल ग्रुप को अपन ने क्या कर लिया, पहचान लिया, ये रहा अपना फंक्शनल ग्रुप, है कि नहीं है। आप कहोगे फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन डिस्कनेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया फंक्शनल ग्रुप चूज ही कैसे करने हैं। आपको एस्टर हो, एमाइड हो, एमीन हो, थायोथर हो, ईथर हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप चेक करने हैं आपको। कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोक्सी ग्रुप या हैलोजन ग्रुप्स
या एल्डिहाइड ग्रुप्स, कीटोनिक ग्रुप्स, इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करना है, ध्यान में रख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ अपन ऐसे फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं डिस्कनेक्शन में? क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके लिए अलग रूल्स आएंगे जब अपन पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की गाइडलाइंस, तब अपन उनके बारे में सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल अपन इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो चलिए अपन सीखते हैं नेक्स्ट। ये अपना टारगेट मॉलिक्यूल, और यहाँ से आप क्या डिफाइन, आपको पता चल गया ये अपना कैसा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से इधर भी कोई एल्किल वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन पार्ट जुड़ा हुआ है, और इधर भी क्या है, कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट जुड़ा हुआ है। ईथर क्या होता है? ROR ही तो होता है ईथर, ठीक है। अब ये दोनों एल्किल ग्रुप्स क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखिएगा एल्किल ग्रुप का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि सिंपल चेन ही कोई हाइड्रोकार्बन की हो, वो एल्फेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये एल्किल ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं? एल्फेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको फंक्शनल ग्रुप में आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें जो हेटेरो एटम होता है, फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन कर लिया, और उसका हेटेरो एटम यही तो है, ऑक्सीजन ही हेटेरो एटम, विषम चक्रीय विषम परमाणु, ठीक है। हेटेरो एटम आपने, तो उस हेटेरो एटम से नेक्स्ट कार्बन से आप डिस्कनेक्ट करवा दीजिए। अब हेटेरो एटम से नेक्स्ट कार्बन तो ये भी है, और हेटेरो एटम से नेक्स्ट कार्बन ये भी है, क्योंकि दो ही तो कार्बन है, ऑक्सीजन से जस्ट इधर भी कार्बन और ऑक्सीजन से जस्ट इधर भी कार्बन है। तो इन दोनों का यहाँ से आप डिस्कनेक्ट करवा सकते हो, यहाँ से। देखिए दो अप्रोचेस हैं, एक डिस्कनेक्शन आप यहाँ से करवा सकते हो, ठीक है, और एक डिस्कनेक्शन अपन कहाँ से करवा सकते हैं, एक डिस्कनेक्शन अपन यहाँ से करवा सकते हैं। दोनों डिस्कनेक्शन अपन करवा सकते हैं, लेकिन वैल्यूएबल कौन सा होगा, या रिएक्टेंट ज़्यादा नॉन और वेल रिएक्टेंट कहाँ से अपने को मिलेगा, वो अपने को चेक करना है। तो चलिए पहला अपन यहाँ जो रेड मार्क मैंने किया है, यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। क्यों डिस्कनेक्ट करवा रहे हैं मैंने बता दिया, हेटेरो एटम चूज कर लिया, और उस हेटेरो एटम से नेक्स्ट टू द हेटेरो एटम, ये तो मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, डिस्कनेक्ट नेक्स्ट टू द हेटेरो एटम, यानी हेटेरो एटम से जस्ट नेक्स्ट। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, हेटेरो एटम से जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन से आपको डिस्कनेक्ट करवाना है। तो चलिए अपन पहले रेड वाले मार्क्स से अपन डिस्कनेक्ट करवाते हैं। तो रेड वाले मार्क्स से डिस्कनेक्ट करवा रहे हो तो आप क्या लिखोगे, रेट्रोसिंथेटिक एरो लगा दिया, और डिस्कनेक्शन किसका करवा रहे हो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का, ये अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट डिस्कनेक्ट करवा दिया। चलो डिस्कनेक्शन जैसे अपन करवाएंगे तो क्या क्या स्पीसीज बनेंगी वो देखिएगा आप। ऑब्वियस डिस्कनेक्ट करवा रहे हो, जो बॉन्ड को ब्रेक करवाओगे इमेजिनरी तौर पर, तो आयनिक स्पीसीज बनेंगी। देखिएगा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है देन कार्बन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और इस रिंग वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव वाले चार्ज, और यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, COH बन चुका है। चलिए ये डिस्कनेक्शन भी करवा के देख लेते हैं, इस डिस्कनेक्शन से अपने को क्या मिलने वाला है। ये ग्रीन वाला डिस्कनेक्शन जब आप करवाओगे, ग्रीन वाले बॉन्ड का जब आप डिस्कनेक्शन करवाओगे, तो ये भी क्या अपना कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या बनता है। यहाँ से जब डिस्कनेक्शन करवाओगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड में जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, तो कार्बन पे कैसा आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखने वाली जो आयनिक स्पीसीज बनती हैं वो कौन सी होंगी, देखिएगा ये जो बनने वाली हैं वो हैं आयनिक स्पीसीज। ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, और इस कार्बन पे जुड़ेगा COH, ठीक है। इस कार्बन पे तो आएगा प्लस चार्ज, तो ये कार्बन रहा और इस पर प्लस चार्ज लगा दिया, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज। ये यहाँ ये आयनिक स्पीसीज बनी, और यहाँ ये आयनिक स्पीसीज बनी। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ये जो डिस्कनेक्शन है ये नहीं होगा, ये डिस्कनेक्शन वैलिड नहीं है, जबकि मैं आपसे कहूँगा ये डिस्कनेक्शन वैलिड है। क्यों है ये वैलिड, और क्यों वो वैलिड नहीं है, उसका रीज़न देखिएगा। यहाँ जो कार्बोकेटाइन आप बना रहे हो, या कहूँ ये जो सिंथोन्स आप बना रहे हो, ये जो सिंथोन ही तो होंगे भाई, टारगेट मॉलिक्यूल से जो आयनिक स्पीसीज बनती है वही तो सिंथोन होती हैं। तो सिंथोन जो हैं ये सिंथोन वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो रिंग पर जो पॉजिटिव चार्ज, रिंग के जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा कार्बोकेटाइन कभी भी स्टेबल नहीं होता है, इसी वजह से क्या होता है, अपन ऐसा सिंथोन नहीं बनाएंगे। कभी भी आप माइंड में सेट कर लीजिए, कभी भी सिंथेसिस के अंदर आपको रिंग मिलेगी या बेंजीन रिंग मिलेगी, और बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट एक हेटेरो एटम अटैच हो, तब आप ऐसा डिस्कनेक्शन कभी नहीं कराओगे। ऐसा दिस लाइक डिस्कनेक्शन नेवर बी पॉसिबल, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रिंग से जस्ट अटैच्ड हेटेरो एटम, और ऐसा डिस्कनेक्शन कहीं भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपको कैसा कार्बोकेटाइन मिलता है, एक अनस्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है, इसलिए ऐसा डिस्कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो डिस्कनेक्शन कहाँ से वैलिड होगा, तो डिस्कनेक्शन सिर्फ यही डिस्कनेक्शन वैलिड होगा, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं, ये डिस्कनेक्शन अपन ने करवा दिया है, करवाते अपने को ये स्पीसीज मिल चुकी हैं, और ये स्पीसीज अपनी अब वैलिड हैं, और यहाँ से क्या बन चुका है, सिंथोन बन चुके हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात आती है सिंथोन से अपन क्या बनाएंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे। देखिएगा इस सिंथोन से क्या बनता है और इस सिंथोन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनता है।
देखिएगा हेटेरो एटम या कहूँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये हेटेरो एटम्स होते हैं। इन पे कभी भी नेगेटिव चार्ज जब आपको प्रेजेंट मिले तो उस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज पर आप क्या अटैच कर सकते हो? खुद सोचिए, उस नेगेटिव वाले चार्ज स्पीसीज पे क्या अटैच कर सकते हो? क्या यहाँ पे मैं H+ अटैच कर सकता हूँ आसानी से? बिल्कुल, आपको हमेशा हेटेरो एटम पे जब भी आपको नेगेटिव चार्ज मिले उस पर आप H+ ही अटैच कर दो, क्योंकि H+ एक क्या है, छोटा आयन, बहुत छोटे साइज़ का आयन भी है, बहुत जल्दी भी इंटरेक्ट करता है। तो ये बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पर जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे वो कैसा बन जाएगा, Cl और यहाँ पे बन जाएगा OH। ठीक है, ये बन चुका है सिंथोन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट। और इस सिंथोन से क्या बनेगा, देखिएगा कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है। और ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन कैसा है, एलिफेटिक कार्बन है, नॉर्मल एक चैन का कार्बन है। तो यहाँ आप क्या देख सकते हो, यहाँ इस प्लस पे क्या जोड़ सकते हो आप, क्लोरीन भी जोड़ सकते हो, ब्रोमीन भी जोड़ सकते हो, आयोडीन भी जोड़ सकते हो, और OTS भी जोड़ सकते हो। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो जो आपको सही लगे आप जोड़ दीजिए। चलिए अपन Cl यहाँ से जोड़ देते हैं। जैसे Cl जोड़ा इस कार्बन पे, तो ये कार्बन और इस कार्बन पे आ जाएगा COH। तो ये आपके क्या बन चुके हैं, दोनों के दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन चुके हैं। और यही आपका क्या है, रेट्रोसिंथेसिस ऑफ 2,4-D। आई बात समझ में, 2,4 डाइक्लोरो परऑक्सी या परऑक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यही आपका रेट्रोसिंथेसिस खत्म नहीं होता है, इसको थोड़ा लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिखना पड़ता है। साथ में ही आपको नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना पड़ता है, नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना पड़ता है सिंथेसिस ऑफ 2,4-D। तब जाके आपका आंसर कंप्लीट माना जाता है। मतलब क्या है, कुछ नहीं है, इतना कर लिया तो आगे ये तो बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। आपको ये एक्चुअल में सिंथेटिक इक्विवेलेंट है और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो आपको अब क्या करना है, सिंथेसिस में क्या करना होता है, आपको रिएक्टेंट लिखने होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाना है आपको। तो ये अपन ने क्या लिखा, कुछ नहीं, अपन ने लिखा सिर्फ ये जो अपन ने सिंथेटिक इक्विवेलेंट या जो रिएक्टेंट बनाए हैं उनको आप वापस से लिखिएगा। आई बात समझ में। और इनसे आप क्या बना दीजिए, प्रोडक्ट बना दीजिए। प्रोडक्ट क्या बना था अपना, ये टारगेट मॉलिक्यूल 2,4-D। ये हो गया सिंथेसिस ऑफ 2,4-D इजी वे में, एक सिंपल रिएक्शन के तौर पर। तो अगर आपको इतना पता है, इतना सीख लेते हो तो कोई आगे दिक्कत की बात ही नहीं है। सिंथेसिस ऑफ 2,4-D लिखने में तो आप एज इट इज लिख दोगे। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई देखिएगा। तो आई थिंक ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरबेंजाइड। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, क्लोरबेंजाइड अपना एग्जाम्पल। क्लोरबेंजाइड की स्ट्रक्चर का भी आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ये होता है आपका क्लोरबेंजाइड, कुछ इस टाइप का होता है क्लोरबेंजाइड। सल्फर होता है, यहाँ एक कार्बन होती है, यहाँ भी एक रिंग प्रेजेंट होती है, यहाँ एक Cl होता है और यहाँ भी एक Cl होता है। ये स्ट्रक्चर होती है क्लोरबेंजाइड की। अब इस क्लोरबेंजाइड में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको करना क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है। आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले आपको यही फाइंड आउट करना है इसमें कि हेटेरोएटम कहाँ है, हेटेरोएटम कहाँ है। सॉरी, सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे अपन कि अपना टारगेट मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख चुका होगा, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, थायो ईथर फंक्शनल ग्रुप है। क्यों, क्योंकि ये तो होता है अपना ईथर, और तो थायो ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन हट के सल्फर लग जाता है तो ये बन जाता है थायो ईथर। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ चुका है, थायो ईथर फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। ठीक है, डिस्कनेक्शन कहाँ से करवाएंगे, क्या यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाएंगे, यहाँ डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि सल्फर हेटेरोएटम है और इस हेटेरोएटम से जस्ट नेक्स्ट कार्बन आपको चूज करना है। तो नेक्स्ट कार्बन तो ये भी है और नेक्स्ट कार्बन तो ये भी है, दोनों ही कार्बन इस सल्फर से नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मतलब जो जस्ट अटैच्ड जो कार्बन होते हैं, मैंने वही बात है। ठीक है, तो जस्ट अटैच्ड कार्बन तो ये भी है और जस्ट अटैच कार्बन तो ये भी है। कहा तो डिस्कनेक्शन कहाँ से कराएंगे, यहाँ से या यहाँ से। डिस्कनेक्शन अपन करवाएंगे यहाँ से। क्यों, क्योंकि लास्ट लेक्चर में लास्ट एग्जाम्पल में अपन ने देख लिया था, अगर आप यहाँ से डिस्कनेक्ट करवाओगे तो यहाँ इस रिंग के कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा वापस से। ठीक है, जो कि वैल्यूएबल नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया था कि रिंग के कार्बन से जस्ट अटैच कोई भी हेटेरोएटम होगा तो आप वहाँ से डिस्कनेक्शन कभी भी नहीं करवाओगे। तो ये डिस्कनेक्शन वैलिड नहीं है, ये वैलिड है, तो अपने करवा देंगे। अब बढ़ते हैं अपन इसका डिस्कनेक्शन देखते हैं आगे। तो ये डिस्कनेक्शन कैसा करवाया, कार्बन सल्फर डिस्कनेक्शन अपन करवा रहे हैं, कार्बन और ये सल्फर का डिस्कनेक्शन। तो यहाँ ऑब्वियस बात है, आए एक स्पीशीज बनेंगे। ये रहा सल्फर, कार्बन सल्फर में सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिव है, जैसा ऑक्सीजन होता था, तो सल्फर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सल्फर पे नेगेटिव, और इस बनने वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, अब इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये अपन क्या बन चुके हैं, ये बन चुके हैं सिंथोन। क्या बन चुके हैं, सिंथोन्स बन चुके हैं। इन सिंथोन से अपन क्या बनाएंगे, इन
इन सिंथोन से अपन क्या बना देंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना देंगे। तो इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, अपन देखते हैं। देखिए इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बन सकता है, मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी हेटेरो एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो आप हमेशा H+ जोड़ दीजिए, उस पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन छोटे साइज़ का भी होता है और चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा रखता है, ठीक है, स्मॉल साइज़ के कारण। तो वो आसानी से सल्फर पर आके अटैच हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको तो पता है सल्फर पर नेगेटिव है तो कोई पॉजिटिव स्पीशीज आगे जुड़ेगी, तो क्यों ना अपन H+ ही जोड़ दें, साइज़ भी छोटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा है, और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम एक छोटे साइज़ के एटम को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है। तो क्या करेगा, यहाँ पे बन जाएगा SH। तो इस सिंथोन से तो बन गया ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट। और यहाँ इस कार्बन पे क्या जुड़ेगा, ये कार्बन पे प्लस चार्ज है तो कोई नेगेटिव स्पीशीज जुड़ेगी। कौन सी नेगेटिव स्पीशीज जुड़ेगी, देखिएगा ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है कैसा है, एलिफेटिक कार्बन, नॉर्मल एलिफेटिक कार्बन है। इस रिंग का कार्बन थोड़ी ना है, रिंग से बाहर वाले कार्बन का है, ठीक है। और बाहर क्या है, एक सिंपल एलिफेटिक कार्बन है। तो इस पर क्या जोड़ सकते हो आप, इस कार्बोकेटाइन पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या OTS, चारों में से कोई भी ग्रुप आप अटैच कर सकते हो। जैसे अपन इस पर क्या करेंगे, कोई भी मान लीजिए क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, मान लीजिए ब्रोमीन अपने ग्रुप जोड़ दिया और यहाँ पे अपने क्या बात है, या फिर जनरली आप यहाँ पे क्लोरीन भी जोड़ सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लोरीन जोड़ लोगे तो क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे ग्रुप सेम हो जाएंगे, थोड़ी बात अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्या बन जाएगा अपना सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बन जाएंगे। यहाँ पर अगर आप क्लोरीन जोड़ देते हो तो थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि फिर अपने को क्या इनमें से अगर फर्दर अपन जब इसका ये तो था रेट्रोसिंथेसिस, जब आप सिंथेसिस लिखोगे इसका तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ब्रोमीन लगाते हो या फिर आयोडीन लगाते हो या OTS लगाते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन बात यही है आप डिस्कनेक्शन सीखो, कहाँ से कहाँ तक डिस्कनेक्शन हो रहा है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ ये बात समझ में। अब अपन इसका लिखते हैं सिंथेसिस। क्या लिखते हैं, सिंथेसिस। ये तो क्या था, क्लोरोबेंजाइड का रेट्रोसिंथेसिस था, अब इसका लिखते हैं अपन सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में मैंने आपको क्या बताया था, आपको रिएक्टेंट लिखने पड़ते हैं या सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखने पड़ते हैं। अपन सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लगाएंगे Cl, और ये अपन ने लिख दिया Br, यहाँ पे Cl, ये अपन ने क्या लिख दिया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स लिख दिए। और इनसे अपन क्या बना देंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट। देखिए यहाँ सिंगल एरो आया है, सिंगल एरो क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओगे तो एक सिंगल लाइन एरो तो आएगा, ठीक है। डबल लाइन एरो का बात है जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हो तब। तो यहाँ से अपना आ जाएगा टारगेट मॉलिक्यूल, आपको लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है टारगेट मॉलिक्यूल जो भी स्ट्रक्चर वो आपको यहाँ पे लिखनी है, साथ में इनकी नेमिंग भी कर देना, ठीक है। तो ये था आपका इसका सिंथेसिस। अब बात आती है यहाँ भी क्या डायरेक्ट होना रिएक्शन हो रही है, कुछ कोई एसिड कोई बेस कुछ तो अटैच हो रहा होगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, यहाँ पर अपन बेस काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, बेस क्यों, बेस जैसे मैंने ले लिया OH-, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब ये मैंने आपको बताया था बेस दुनिया में क्या आता है, बेस दुनिया में H+ खाने आता है, ठीक है। और बेस को क्या चाहिए, H+ चाहिए। H+ कहाँ से मिलेगा, इसे हेटेरोएटम से अटैच जो हाइड्रोजन होता है यहाँ से। तो यहाँ सल्फर से अटैच हाइड्रोजन ये कौन लेगा, OH- लेगा। तो इस OH- को क्या चाहिए, H+। तो यहाँ से जब H+ जाएगा तो सल्फर पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसको कौन अट्रैक्ट कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। आई बात समझ में, सल्फर पे नेगेटिव। अब सल्फर नेगेटिव है, ये किसी पॉजिटिव स्पीसीज पे जुड़ना चाहेगा तो कहाँ जुड़ेगा, दिया ना अपना एक और रिएक्टेंट, यहाँ जुड़ेगा, लेकिन यहाँ भी किस साइड में जुड़ेगा। अगर आपने क्लोरीन को हटा दिया यहाँ से, देखिए आपको पता है हैलोजन जो होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो सिंपल बात है, ब्रोमीन और क्लोरीन में से कोई एक इस यहाँ से बाहर होगा और जो कार्बन है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वहाँ पर जुड़ जाएगा सल्फर आके। लेकिन क्या ये ब्रोमीन जाएगा फिर या क्लोरीन जाएगा, तो देखिएगा बात करें, अगर आप क्लोरीन चला गया यहाँ से, क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl- की फॉर्म में अगर यहाँ से बाहर गया तो इस रिंग पे प्लस चार्ज आ जाएगा। वही बात अनस्टेबल होता है, मैंने बताया ऐसा रिंग पे कभी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो ये तो क्लोरीन बाहर होगा नहीं, तो कौन बाहर होगा ऐसे, ये ब्रोमीन बाहर होगा, किस फॉर्म में, Br- की फॉर्म में यहाँ से बाहर होगा। जैसे Br- फॉर्म में बाहर होगा, ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये सल्फर क्या कर लेगा, इस कार्बन पर अट्रैक्ट हो जाएगा और अपना यही टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये तो जनरल अपन आज तक रिएक्शंस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़ रहे हो आप तो क्या कर रहे हैं, अपन टारगेट मॉलिक्यूल से अपन रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो बात आप ध्यान में रखिएगा। अब अपन बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल की ओर, यहाँ कुछ नई चीज़ें अपने को सीखने को मिलती है। नेक्स्ट अपना एग्जांपल है केटाबेन एथिल एस्टर। देखिएगा जो ये नेमिंग लिख रहा हूँ आपको इनकी नेमिंग भी पता होना चाहिए और आपको इनका साथ में क्या पता होना चाहिए, इनकी स्ट्रक्चर भी आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नेम ध्यान रखो, आपको स्ट्रक्चर भी आनी चाहिए, आपको नेम भी आना चाहिए। दोनों अगर आपको आएंगे तभी क्या होगा, क्वेश्चंस कर पाओगे आप। तो चलिए अपन पढ़ते हैं केटाबेन एथिल एस्टर।
इसकी जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पे क्या लगा होता है, एक एस्टर ग्रुप लगा होता है, और यहाँ क्या होगा NH, ये कार्बन, और ये कोई एक एल्किल। ये होता है आपका केटाबिन एथिल एस्टर, इसको अपन बोलते हैं केटाबिन एथिल एस्टर। ठीक है, जनरली ये क्या अपना एक टारगेट मॉलिक्यूल है। अब बात आती है रेट्रोसिंथेसिस करना अपने को इसका। यहाँ आपको दिख रहे हैं दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एमीन फंक्शनल ग्रुप है और एक अपना एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। दिख रहा है ना, एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप है और एक एमीन फंक्शनल ग्रुप है। अब बात आती है इनमें से रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा, क्योंकि डिस्कनेक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे फंक्शनल ग्रुप, कर लिए फाइंड आउट, एक है एस्टर और एक है एमीन। सेकंड आपको आता है कि हेटेरोएटम से नेक्स्ट कार्बन से डिस्कनेक्ट कीजिए। अब हेटेरोएटम तो ये रहा और इससे नेक्स्ट कार्बन ये भी है और इधर भी है, ऐसे ही हेटेरोएटम तो ये भी है नाइट्रोजन, तो इससे नेक्स्ट कार्बन ये भी है, ये डिस्कनेक्ट भी करवा सकते हो तो ये भी डिस्कनेक्ट करवा सकते हो। लेकिन आपको थर्ड और फोर्थ पॉइंट अगर याद हो कि अपन डिस्कनेक्ट करेंगे रिएक्टिव ग्रुप को पहले ज़्यादा, रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को अपन पहले डिस्कनेक्ट करेंगे। अब बात आती है इन दोनों में रिएक्टिव कौन है। तो यहाँ रिएक्टिविटी किस बेस पे देखी जाएगी, देखिएगा नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर्स हैं और ऑक्सीजन पे भी क्या है, लोन पेयर्स। एस्टर में इस ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन में भी, एमीन के नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है। अब रिएक्टिविटी की बात आती है, रिएक्टिविटी मतलब जो कितना जल्दी रिएक्ट करेगा। अब इनकी रिएक्टिविटी किस बेस पे देखी जा सकती है, इनके पास है लोन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितना अच्छा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किसी पॉजिटिव स्पीसीज़ को जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको जितने अच्छे से ये इलेक्ट्रॉन देंगे, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, उतना ही जल्दी क्रियाशील होगा, उतनी जल्दी क्रिया करेगा। अब बात आती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नाइट्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कम है और जिस एटम की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कंपेरेबल कम होती है वो बॉन्ड वो अपने लोन पेयर्स को इतना जल्दी बाइंड नहीं करके रख सकता, इतना ज़्यादा बाइंड करके नहीं रखता, बांध के नहीं रखता है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा बांध के रखेगा, या कहूँ इन लोन पेयर्स को ज़्यादा बांध के रखता है। ठीक है, अपने जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ज़्यादा बांध के रखता है, ज़्यादा बांध के रखता है तो क्या करेगा, इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। किसके कंपेयर में, इस नाइट्रोजन के कंपेयर में। देखिए डोनेट करते हैं, डोनेट दोनों ही करते हैं अपने अपने टाइम में, लेकिन मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, तुलना करवा रहा हूँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर को कम बांध के रखेगा, इजीली डोनेट कर देगा किसी पॉजिटिव स्पीसीज को जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा इसके कंपेयर में। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो पहले डिस्कनेक्ट होगा। आई बात समझ में, तो पहला डिस्कनेक्शन कहाँ कराएंगे, इसका डिस्कनेक्शन करवाएंगे। ठीक है, अब इसके डिस्कनेक्शन की बात आती है, ये हेटेरोएटम तो मिल गया अपने को, क्या इस कार्बन से यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा या फिर यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा। तो मैंने बता दिया था यहाँ से तो रिंग के कार्बन से जस्ट अगर अटैच्ड हेटेरोएटम है तो वहाँ से तो डिस्कनेक्शन होगा भी नहीं, ये बात अपनी हो चुकी है। तो डिस्कनेक्शन कहाँ से होगा, यहाँ से डिस्कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन। ठीक है, और यहाँ डिस्कनेक्शन पे कैसे स्पीसीज बनेगी, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट, कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। तो बनने वाले कुछ स्पीसीज होगी कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की क्या होगी, एक स्पीसीज अपने पास बनेगी। थोड़ा अच्छे से बना लेना, ठीक है, रिंग है और ये OET बन गया। ये अपने क्या बन चुके हैं, सिंथॉन्स बन चुके हैं। बने कि नहीं बने, आयनिक स्पीसीज बन चुकी हैं। तो इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाइए। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा, वही एलिफेटिक कार्बन है, आपको दिख रहा है, वही सिंपल अपने को दिख रहा है। कैसा कार्बन है, एलिफेटिक कार्बन है, जनरल वन पढ़ते आ रहे हैं। ये अपना कैसा कार्बन है, एलिफेटिक कार्बन है। एलिफेटिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो यहाँ पे आप कौन कौन से ग्रुप जोड़ सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी। तो चलिए अपन जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया अपन ने। इस स्पीसीज का या कहूँ इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, हेटेरोएटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी हेटेरोएटम पर नेगेटिव चार्ज हो तो वहाँ पे एक छोटी सी स्पीसीज H+ जोड़ दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। तो अपन यहाँ से क्या इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं, एक हाइड्रोजन पहले से है, एक और जोड़ देंगे H+ तो बन जाएगा NH2 और यहाँ पे बन जाएगा COOET। तो ये बन गए अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ठीक है, लेकिन रिएक्शन यहीं ख़त्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट में अभी भी फंक्शनल ग्रुप है जो डिस्कनेक्ट हो सकता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो डिस्कनेक्ट हो सकता है, एमीन भी है और एस्टर भी है, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है जो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। देखिएगा आपको तब तक डिस्कनेक्शन करवाना है जब तक अपने को क्या है,
सारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिस्कनेक्ट नहीं हो जाते, तब तक आपको क्या करवाना है, डिस्कनेक्शन करवाते रहना है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की यही खासियत है। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें नहीं सीखने को मिली, एक तो दो फंक्शनल ग्रुप हों तब कहाँ कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है वो पहचानेंगे और फिर उसका डिस्कनेक्शन करवाएंगे, ठीक है। सेकंड, डिस्कनेक्शन के बाद सिंथोन मिलेंगे, सिंथोन से बनेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट, लेकिन उन सिंथेटिक इक्विवेलेंट में आपको ये देखना है कि कहाँ तक और डिस्कनेक्शन अपन करवा सकते हैं। तो अपन इसका और ज़्यादा डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी एमीन ग्रुप है और एक एस्टर ग्रुप है। अब इन दोनों में से डिस्कनेक्शन किसका होगा, सोचिए, इन दोनों में डिस्कनेक्शन किसका होगा। अगर वही बात, नाइट्रोजन ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन इस ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो अपन यहाँ से डिस्कनेक्शन करवा दें। अपन इधर तो कोई कार्बन है नहीं इसके साथ, इधर तो इसके साथ तो यही कार्बन अटैच है, तो अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट करवाओगे तो इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और वही रिंग पर पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। कार्बोकेटाइंस में अपन सीखते हैं। तो यहाँ इसका तो डिस्कनेक्शन होगा नहीं, तो किसका डिस्कनेक्शन होगा, तो सिर्फ इसी फंक्शनल ग्रुप का डिस्कनेक्शन होगा। आई क्या बात समझ, तो किसका होगा, सिर्फ इसी फंक्शनल ग्रुप का डिस्कनेक्शन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अपन अब इसका डिस्कनेक्शन करवा के देख लेते हैं। इसके डिस्कनेक्शन में देखिए दो चीज़ें हैं। अगर जनरली मैं थोड़ी इसकी ओपन फॉर्म में अगर यहाँ से बनाऊँ, थोड़ा देखिएगा, ओपन फॉर्म से मेरा मतलब है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, और इसके क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3, क्योंकि एथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप मतलब CH2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। थोड़ा यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैंने इस तरफ नीचे बना दिया है इसका मेथिल ग्रुप एक। तो अब देखिएगा आप कहाँ से डिस्कनेक्शन करवा रहे हो, ये डिस्कनेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि करवा सकते हैं लेकिन करवाएंगे तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये डिस्कनेक्शन नहीं होगा। बात है इस यहाँ डिस्कनेक्शन की, यहाँ सिर्फ अपन क्या करेंगे, अपन सिर्फ यहीं डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। यहाँ ये रहा हेटेरो एटम, ठीक है, और इस एस्टर ग्रुप में इस ऑक्सीजन से अटैच है ये कार्बन, और इस ऑक्सीजन से इधर भी ये कार्बन भी अटैच हैं, मतलब सिर्फ यही कार्बन अटैच है। तो कौन सा डिस्कनेक्शन आप करवाओगे, यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाएं या फिर यहाँ से करवाएं। तो देखिएगा अगर आपने यहाँ से डिस्कनेक्शन करवा दिया, अगर आपने यहाँ से जस्ट यहाँ से डिस्कनेक्शन करवा दिया तो इस कार्बन के कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, लोन पे रखता है, ये ऑक्सीजन लोन पे रखता है। अच्छा यहाँ पर एक बात और आती है, आप मन माइंड में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन तो यहाँ भी है और कार्बन यहाँ भी, यहाँ से भी उन्होंने डिस्कनेक्शन करवा दिया। तो डिस्कनेक्शन हमेशा मैंने बताया आपको इमेजनरी बॉन्ड ब्रेक करने हैं, हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करना है। यहाँ पे तो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड आ चुके हैं ना, कहूँ डबल बॉन्ड आ चुका है। सिंगल बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी या डबल बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी, खुद सोचिए। सिंगल में क्लियर पक्का ना, कम एनर्जी की नीड पड़ेगी, आसानी से डिस्कनेक्ट करवा सकते हो बॉन्ड को। इसी वजह से अपन यहाँ ये डिस्कनेक्शन नहीं काम में लेते हैं, अपन इस ऑक्सीजन को कंसिडर करते हैं एस्टर में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन से आपको डिस्कनेक्शन करवाना है, इस कार्बन का भी डिस्कनेक्ट करवा सकते हो या फिर इधर ये जो कार्बन है इसका भी डिस्कनेक्ट करवा सकते हो। अगर आपने ये डिस्कनेक्शन करवा दिया तो इस कार्बन पे प्लस, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सिंपल बात है। इस कार्बन पे प्लस जो होगा वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा जो ऑक्सीजन है और इसके जस्ट अटैच में कार्बन पर प्लस है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेती है हमेशा, कार्बन पे तो खुद पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा, मतलब ये तो एक रिएक्टिव स्पीसीज बन ही नहीं पाएगी आगे की। आई क्या बात समझ में। लेकिन अगर आप यहाँ से डिस्कनेक्ट करवा दोगे तो देखिएगा कौन कौन सी स्पीसीज बनती हैं। जैसे यहाँ से आप कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करवाते हो तो कैसे स्पीसीज बनेगी, ये NH2, ठीक है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और साथ में क्या स्पीसीज बनी, CH2 CH3। देखिएगा थोड़ा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH2 CH3, उस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। आई बात समझ में। तो यहाँ से आप इस ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है, अब नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आसानी से क्या जोड़ सकते हो भाई, ये अभी भी क्या है, आयनिक स्पीशीज ही तो बनी है, सिंथोन ही तो है, ये भी क्या है, सिंथोन ही तो है। लेकिन ये सिंथोन किससे बने थे, ये सिंथोन बने थे इससे, इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट से बने हैं ये और सिंथोन। आई क्या बात समझ में। तो आप जब आप इन सिंथोन से आप वापस क्या बना सकते हो, अब क्या बनाओगे आप इन सिंथोन से, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, आयनिक स्पीसीज हैं, इनको अपन क्या करेंगे कुछ और इन पर, जैसे इस नेगेटिव को पॉजिटिव जोड़ देंगे, इस पॉजिटिव को नेगेटिव स्पीसीज जोड़ देंगे और सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना देंगे। तो इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे क्या जोड़ सकते हो आप, H+ जोड़ सकते हो। पीछे भी अपन एग्जाम्पल किए हैं, तो क्या बन जाएगा ये NH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा C+OH, ठीक है। और ऐसे जब आप इस पे क्या जोड़ सकते हो, यहाँ पर कोई भी हैलोजन ग्रुप जोड़ सकते हो, क्योंकि ये भी क्या है, कार्बन में प्लस है,
ठीक है। और एक एलिफेटिक आपको हाइड्रोकार्बन दिख रहा है आपको, तो इस कार्बन पे प्लस आ रहा है तो इस पर कोई नेगेटिव स्पीसीज, भाई अपन ने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा क्या, ये भूल मत जाना। देखिएगा ये मैंने R प्लस आपको लिखाया था, ये देखिएगा R प्लस लिखवाया था, R प्लस पे आप क्या जोड़ सकते हो, BRICLOTS। और ये R भी कैसा था, एल्किल वाला था, बेंजीन रिंग वाला नहीं था, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या जोड़ सकते हो, कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सिंपल वे में आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो एक तो आपको ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल जाएगा और एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है जिनको आप डिस्कनेक्ट फर्दर और करवा सकते हो। तो एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये बना, एक ये बन चुका है और एक ही देखो ये भी बन चुका है। इसका थोड़ा अपन ने फर्दर डिस्कनेक्शन करवाया नहीं करवाया ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो एक डिस्कनेक्शन अपने को एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये मिल रहा है। तो 3 टाइप के आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल रहे हैं। तो जब आप इसका सिंथेसिस लिखोगे, जब आप सिंथेसिस लिखोगे कैटाबीन एथिल एस्टर का, तो इस सिंथेसिस में आप आसानी से क्या करोगे, इस रिएक्टेंट को काम में लोगे, इस रिएक्टेंट को भी काम में लोगे और इस रिएक्टेंट को भी काम में लेना है। आई बात समझ में। और इनका आपसे क्या करवा देना, रिएक्शन करवा देनी है। वैसे तो ये और ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। वैसे तो क्या सेम ही है दोनों, हाइड्रोकार्बन भाग से हेलोजन जुड़ा है, यहाँ भी हाइड्रोकार्बन भाग से हेलोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन आप इनका सिंथेसिस करवा देना इजी फॉर्म में, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। बाकी अपन अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है वहाँ उसमें अपन सीखेंगे गाइडलाइंस ऑफ फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन। जो गाइडलाइंस थी डिस्कनेक्शन की वो मैंने आपको सिखा दी हैं। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आए होंगे। आपको गाइडलाइंस ध्यान में रखनी है, आपको टारगेट मॉलिक्यूल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये गाइडलाइंस आप ध्यान में रखिएगा। आपको टारगेट मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करना है, फंक्शनल ग्रुप इनमें से कोई होगा, ठीक है। और जब एक ही फंक्शनल ग्रुप हो या चाहे 2 हो, आपको क्या करना है, उस फंक्शनल ग्रुप में जो हेटेरो एटम होता है उससे जस्ट नेक्स्ट जो कार्बन होता है वहाँ से डिस्कनेक्शन करवाइएगा। और बेंजीन रिंग पे अटैच्ड डायरेक्ट जो भी हेटेरो एटम होते हैं वहाँ से डिस्कनेक्शन आपको कभी करवाना है नहीं। और एक बात ध्यान में रखनी है, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हों तो आप उनमें से कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को पहले डिस्कनेक्ट करवाना है आपको। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। कोई आपका एग्जाम्पल जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आपको इनमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।